हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 30 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है प्रकाश, उसका असाइनमेंट है। ये टेस्ट एक तरीके से बोल सकते हो आप। 20 मार्क्स का होगा, जिसके मार्क्स आपके लगते हैं यूटीज़ या उसमें जुड़ते हैं इंटरनल असेसमेंट में। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले जो प्रश्न 5 हैं, ठीक है, 1 से 5 जो प्रश्न है वो 1-1 मार्क्स के हैं। प्रश्न नंबर 6 और 7 2 अंक का है। प्रश्न 8 और 9 3 अंक का है। और प्रश्न 10 5 अंक का है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें क्या, इस पैराग्राफ में ये बता रहा है बिंब और प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में। तो देखो, जब वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो गोलीय दर्पण विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अलग अलग जगह पे कितनी दूरी पर रखते हो आप, कितनी पास रख रहे हो, उसके हिसाब से अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। तो जब प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अगर वो स्क्रीन पर बनता है तो वो वास्तविक होगा, और अगर प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता तो वो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अगर वो सच में मिलती हैं दो किरणें तो वो क्या बनता है, वास्तविक बनती है जो इमेज आपकी। लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं, सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि मिल रहे हैं, तो वो आभासी होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हमेशा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है ना, फोकस और ध्रुव वाले केस में आभासी और सीधा होता है, बाकी सब में वास्तविक उल्टा होता है। किसमें, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग ऑटोमोबाइल में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, जो आपके व्हीकल्स होते हैं ना, गाड़ियाँ, ऑटो वगैरह, ये सब बाइक्स। ठीक है, तो वस्तु का क्यों इसको यूज़ करते हैं हम इनमें, क्योंकि ये वस्तु का एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं। इसकी जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 5 MCQs दिए हैं। ठीक है, जो पहले 5 प्रश्न हैं वो आपके विकल्प वाले हैं, जिसमें से आपको 4 विकल्प में से एक सही वाला छांटना है। पहला है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हमें पता है, अगर आप जो बिंब है, आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसको प्रतिबिंब, तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर होता है तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है बिंब से बड़ा, बिंब से छोटा, बिंब के समान आकार या अत्यधिक बड़ा। तो क्या होगा, बिंब के समान आकार का होता है अगर वक्रता केंद्र पर हमारा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो वो कैसा दर्पण होगा, ऐसा दर्पण जिसमें आप हमेशा सीधे दिखाई दोगे, चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हो। ऐसा होगा समतल, अवतल, उत्तल या समतल उत्तल दोनों। तो देखो, ऐसा तो समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, दोनों में आपका जो इमेज है वो इरेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, सीधा दिखाई देगा। क्लियर, सेकंड हो गया। तीसरा है, एक उत्तल दर्पण में देखने का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि, देखो जो उत्तल दर्पण में आपका क्षेत्र व्यापक होता है, क्यों होता है, क्योंकि वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण से बहुत करीब बनता है, या फिर दोनों, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका दोनों ही आपके ऑप्शन होंगे, ए और बी। ठीक है, एक तो दोनों ही केस होते हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु की तुलना में छोटा भी होता है और करीब भी होता है। ठीक है, इसीलिए ही तो हम इनको यूज़ करते हैं इसमें जो व्हीकल्स हैं ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। चौथा है, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या समतल दर्पण। तो देखो, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब किस, अभी में हमने पढ़ा था, बिंब से बड़ा किस में होता है, अवतल या उत्तल। तो आपका अवतल दर्पण में क्या होता है, जो आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, वो बड़ा दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 5वां, ध्रुव और फोकस के बीच बिंब की स्थिति के लिए आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा समतल, अवतल, उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो देखो, ध्रुव और फोकस के बीच में
होता है तो भी आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनता है। बाकी सब में वास्तविक था, बस इसमें आभासी है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब अवतल में ही बनेगा। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। तो ये आपके पहले 5 क्वेश्चन हो गए जो आपके विकल्प वाले थे, एक सही आपको छांटना था। अब ये तो MCQs थे, विकल्प वाले थे। अब आगे जो 6 से 10 हैं वो विकल्प वाले नहीं है, आपको उसमें प्रॉपर लिखना है। 2 या 3 नंबर के हैं, आपको प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, समझाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपके 6 से 10 प्रश्न। ठीक है, ये है आपके 6 से 10 प्रश्न, इनके उत्तर हम कर लेते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या है, छठा प्रश्न क्या है, स्पष्ट कीजिए कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्यों परिवर्तित होती है। देखो आपका पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मतलब एक पार्ट 1 मार्क्स का है, तो 1 नंबर में आप इसको 1 लाइन में आराम से खत्म कर सकते हो। अदरवाइज यही क्वेश्चन अगर आपका 3 नंबर में आ जाता है तो ये आराम से 3 नंबर में हो सकता है एक्सप्लेन। ठीक है, आपको बहुत जगह इसका बहुत बड़ा आंसर मिलेगा, लेकिन 1 मार्क्स के में इतना बड़ा आंसर आपको क्यों लिखना है। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आपको आपकी आंसर की लेंथ रहेगी। तो 1 मार्क में अगर इसको हम खत्म करेंगे, क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र C होता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अवतल दर्पण में अगर C से गुजरता है कोई भी प्रकाश की किरण तो उसी पथ पर परिवर्तित होती है, जिस पथ से आई है वो उसी पे परिवर्तित हो जाती है। क्यों होता है तो आप लिखोगे क्योंकि प्रकाश की ये किरणें उसी पथ से वापस इसलिए आती हैं क्योंकि अपतीत किरणें दर्पण के प्रावर्तिक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। अभिलंब के अनुदिश क्या होता है, अभिलंब जो नॉर्मल होता है ना आपका, है ना, नॉर्मल के ऊपर आपकी पड़ती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी 0 हो जाता है और रिफ्लेक्शन का भी एंगल 0 हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके नीचे दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों रिफ्लेक्शन का और आई का दोनों एंगल आपके 0 होंगे। ठीक है, ये आप एक लाइन ऐड कर लेना इसमें। ठीक है ना, क्लियर, ये हो गया आपका पहला पार्ट, ज़रूर ऐड कर लेना, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, 90 डिग्री के कोण पर ये पड़ती है रेखा अभिलंब से, तो इसीलिए अभिलंब पर, तो इसीलिए क्या हो जाता है आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आपका जो परावर्तित कोण है, जो ये दोनों के दोनों शून्य हो जाते हैं, दोनों शून्य हो जाते हैं, तो जिस पथ से वो आई है आपकी प्रकाश की किरण उसी पथ से वापस चली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है। माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो देखो हवा से दूसरे माध्यम में, सबसे पहले मान लेते हैं प्रकाश की गति हवा में x होती है, वैसे तो 3 गुना 10 की पावर 8 होती है, लेकिन हम x मान लेते हैं, हमें इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। प्रकाश की गति हवा में x मान लो और जब वो माध्यम में प्रवेश करती है तो 0.5 गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो प्रकाश की गति माध्यम में क्या होती है, 0.5x हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके मतलब इतने गुना कम हो जाती है, तो यहाँ पे 0.5x आ जाएगा। तो अपवर्तनांक आपका जो n है, ठीक है, वो कैसे निकलता है, प्रकाश की गति हवा में होती है बटे में प्रकाश की गति माध्यम में, मतलब c/v, ये आपका सूत्र होता है। c क्या है आपका x है और v क्या है आपके पास 0.5x है। इसको कैसे हल करोगे, 0.5 अगर आप पॉइंट हटाते हो तो ऊपर आपको 10 से गुना पर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे x से x तो कट गया है ना, x से x तो कट गया और 5 से आपका ये भी कट जाएगा 10 2 पे। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, है ना, तो इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो पॉइंट हटा के 10 कर दो और उसके बाद जो कट रहा है उसको काट दो, तो 2 उत्तर आपका आएगा जो कि हमारा अपवर्तनांक है n है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 6, जिसका पहला और दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न 7 क्या कहता है कि 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एल्यूमिनियम के खोखले गोले की बाहरी सतह को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये किस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा। तो देखो 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला आपका ये त्रिज्या आपको दी हुई है, तो आपको इस दर्पण को इस्तेमाल करना है खोखले गोले की स्फेरिकल मिरर जो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, देखो त्रिज्या आपको दे रखी है, यहाँ पे डंडा लगा लो। ठीक है, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो फोकस दूरी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, फोकस दूरी का सूत्र होता है त्रिज्या का आधा r/2। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 50/2 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपकी फोकस दूरी। तो पहला तो यही बोला था, इसकी फोकस दूरी निकालो। ठीक है, 2 मार्क्स का था ना ये, शायद आपका 2 मार्क्स का, तो फोकस दूरी निकल गई, 1 मार्क कंप्लीट हो गया यहाँ पे। दूसरा फिर पूछा ये किस प्रकार का गोलीय दर्पण है, तो किस प्रकार का गोलीय दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा, तो 2 मार्क्स हो गए आपके पूरे कंप्लीट।
क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो देखो 2 सेंटीमीटर आकार है, कितनी हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो h आपके पास 2 है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या होगी अवतल दर्पण में, ये हो जाएगी -15। 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो u कितना हो जाएगा आपके पास -30। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखना चाहिए, मतलब जो v है वो आपको निकालना है, ठीक है। और जो बनने वाला आपका प्रतिबिंब है वो उसकी प्रकृति और आकार बताना है कैसा होगा। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, u आपके पास -3 है, h 2 है, f आपके पास -15 है। तो ये क्या है मेरा जो दर्पण सूत्र है, ठीक है ना, ये क्या है दर्पण सूत्र। इसको किस तरीके से लिखोगे आप यहाँ पे, तो जैसे मैंने ऐसे लिखना है, ये आपको 1/v 1/u 1/f, ठीक है, पूरा का पूरा जैसे ये है ना, सब में ऐसे ही लिखना है। मैंने ऐसे लिखना है ना 1/v, इसका मतलब है 1/v, इसको इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को u पता है, f पता है, v मुझे निकालना है, निकाल सकती हूँ, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1/v 1/f -1/u के बराबर हो जाएगा, जो मैंने अगली लाइन में लिखा है। बस वैल्यू रख दो f की और v की। f आपके -15 है, u आपके पास क्या है -30 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हल करोगे जब आप एलसीएम लेकर, तो आपका जो v है ना वो -30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। v आपके पास कितना आएगा, v आपके पास -30 सेंटीमीटर आएगा। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी जो प्रतिबिंब है वो बनेगी। फिर उसने पूछा ये भी बताना है कि आपको कि किस तरीके का आकार क्या होगा और उसका जो प्रकृति है वो क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, मेरे पास जो फॉर्मूला है m का, ठीक है, आवर्धन निकालेंगे। m क्या होता है सूत्र आपके पास, दोनों की जो हाइट होती है, ठीक है, दोनों की ऊंचाई और क्या हो जाएगा जो आपकी दूरी है, ठीक है, v और u की, प्रतिबिंब और बिंब की दूरी है, ये सूत्र होता है। इसके अंदर आप क्या रख दो, मान रख दो। ये तो हमें निकालना है कि कितनी जो आकार जो आपकी प्रतिबिंब है वो कितनी, उसका आकार क्या होगा, कितनी बड़ी होगी वो, ठीक है। और ये आपके पास दे रखा है कि वो पहले 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की थी, और v और u हमने निकाल लिया। v -30 है, u -30 था ही, तो -30 से -30 कटता है आपके पास। h आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर आएगा। तो -2 सेंटीमीटर है, तो आपका शुरू में जो आकार था वो भी, जो ऊंचाई थी 2 सेंटीमीटर थी, अब भी 2 सेंटीमीटर आई है। तो मतलब बिंब का जो आकार है वो समान आकार का है, और माइनस में है, तो इसका मतलब आपकी उल्टी बनेगी। तो आप लिखोगे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बताना, आकार बताना है, तो आप लिखोगे वास्तविक व उल्टी बिंब के समान आकार की, ठीक है। ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 8, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये पूरा लिखना है आपको प्रश्न नंबर 8 में, और किस तरीके से लिखना है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी से के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब पर प्राप्त हो सके, प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि मान लो आपके पास जो वस्तु है वो 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पे है, तो फोकस दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है जो आपकी इमेज है ना प्रतिबिंब है वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बननी चाहिए। तो v आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, f को दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, u निकालना है। ऑब्जेक्ट वस्तु है वो कहाँ पर रखी थी, कितनी दूरी पर रखी थी, ठीक है। और ये बताना है प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, वो भी निकालना है। तो देखो लेंस का सूत्र हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर लेंस दिया है। क्या आपका लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है। इसको इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, v आपके पास 24 है, u हमें निकालना है, f हमारे पास 18 है। तो यहाँ से ये निकालोगे u, तो आपके पास -72 सेंटीमीटर आएगा। देखो किस तरीके से लिखा हुआ है ये, मैंने इसको इस तरीके से लिखना है 1/u = 3 - 4/72 = -1/72, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये -72 मीटर आया है। ये क्या है आपके जो वस्तु है, बिंब जो जहाँ पर आपका है, ठीक है। उसके बाद लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u होता है। v हमें पता है 24, u पता है हमें -72, तो आवर्धन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 24/-72, कितना हो जाएगा -1/3। तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी होगी, ठीक है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 9, क्लियर, जिसमें आपको बताना था कि प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, क्लियर।
आगे चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है कि बिंब के रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति के किनारे खींचना है आपको, रे डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से देखो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे अगर वक्रता केंद्र पर होगा आपका तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर होते हैं बिंब तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी है, उत्तल लेंस के 2f पर है या अवतल लेंस के सामने है। तो ये देखो ये है आपके पांचों पार्ट का आंसर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इधर से आपको आंसर मैं एक बार पढ़ा करके शो कर देती हूँ। ये है फर्स्ट का आंसर, ठीक है, जो आपका सी पर, किस पर है, वक्रता केंद्र पर अगर आपका होगा बिंब। उसके बाद दूसरा है ये आपका जिसमें आपका ध्रुव और फोकस के बीच में है बिंब। तीसरा आपका क्या है कि कहीं पर भी है पूरे में, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, 2f पर है, और पांचवा क्या है, यहाँ पर भी किसी में भी है, एक बार उत्तर और एक बार वर्तन। तो ये आपका उत्तर क्या है प्रश्न नंबर 10 का, ये आपको रे डायग्राम बनाने हैं। तो यहाँ से आप देखकर बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।